कल्पना करो कि साल 2047 इंडिया बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है। इंडिया की कंपनीज ग्लोबल इनोवेशन को लीड कर रही हैं। कोई भी कंट्री इंडिया को नजरअंदाज कर करके कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती और दुनिया का हर बड़ा डिसीजन इंडिया को नजरअंदाज करके नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्या ये फ्यूचर सच में पॉसिबल है या फिर हम बस सिर्फ एक और सपना देख रहे हैं? आज अमेरिका, चाइना, यूरोप सबकी नजर इंडिया पर है, लेकिन सिर्फ कुछ डेकेड्स पहले इंडिया की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थी। आजादी के बाद भारत ने गरीबी, पार्टीशन और अनेक मुश्किलों का एक साथ सामना किया। करोड़ों लोग बेसिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इंडिया कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर आया वो मोमेंट जिसने भारत की डायरेक्शन ही बदल दी। 1991 में इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। फॉरेन रिजर्व्स इतने कम थे कि देश सिर्फ कुछ हफ्तों तक इंपोर्ट चला सकता था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन 3 डिसीजन ने भारत की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया और यहीं से शुरू हुआ नए भारत का सफर। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि ऐसी कौन सी ताकत है जो इंडिया को सुपर पावर बना सकती है? यंग पॉपुलेशन, स्पेस मिशन, टेक्नोलॉजी या कुछ और? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि दुनिया इंडिया को इतना सीरियसली क्यों लेने लगी। 1991 के रिफॉर्म के बाद इंडिया ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, इंडिया ने ग्रो करना शुरू किया और धीरे धीरे सभी देशों ने ये जाना कि ये कंट्री सिर्फ एक मार्केट नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। 90s के एंड तक एक नई रिवॉल्यूशन शुरू हो चुकी थी, आईटी रिवॉल्यूशन। इंडियन इंजीनियर्स दुनिया भर की कंपनीज में बैकबोन बनने लगे। बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाने लगा। आउटसोर्सिंग ने इंडियन टैलेंट को दुनिया भर में पहुंचाया। लेकिन इंडिया की कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रही। एक नई जनरेशन ने जॉब ढूंढने के बजाय जॉब क्रिएट करना शुरू कर दिया। स्टार्टअप्स ने इंडिया का लैंडस्केप बदल दिया। छोटे छोटे स्टार्टअप बिलियन डॉलर्स की कंपनी बनने लगे। और फिर आई वो चीज जिसने आम आदमी की जिंदगी ही बदल दी, यूपीआई। आज चाय वाला हो या शॉपिंग मॉल, क्यूआर कोड हर जगह नजर आता है। इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को मॉडर्न नहीं बनाया, लार्ज स्केल पर एक्सेसिबल बना दिया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक ट्रस्ट था। एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को दिखाया कि इनोवेशन सिर्फ रिच कंट्री का हक नहीं है। और इसी बीच ग्लोबल कंपनीज भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट्स और सप्लाई चेन्स में इंडिया का नाम तेजी से उभरने लगा। लेकिन क्या इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी इंडिया को सुपर पावर बना देगी, या इंडिया के पास कोई और भी सीक्रेट वेपन है जो दुनिया के पास नहीं है? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इंडिया की उस ताकत की जो अगर सही डायरेक्शन में यूज हुई तो इंडिया को सच में सुपर पावर बना सकती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद तुम कहोगे इकोनॉमी, मिलिट्री या टेक्नोलॉजी। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया की स्ट्रेंथ कुछ और है। इंडिया दुनिया की यंग पॉपुलेशन में से एक देश है। कई डेवलप्ड कंट्री एजिंग क्राइसिस का सामना कर रही हैं और वहीं भारत के पास करोड़ों यंग माइंड्स हैं। लेकिन ये डिविडेंड हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स इसे डेमोग्राफिक विंडो कहते हैं और ये हमेशा खुली नहीं रहेगी। अगर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में हुआ तो यही यूथ इंडिया को सुपर पावर बना सकता है। लेकिन अगर हम फेल हुए तो यही स्ट्रेंथ बर्डन बन जाएगी। और इसी जनरेशन ने एंटरप्रेन्योरशिप को भी रीडिफाइन किया है। आज इंडिया में हर छोटे शहर से नए नए एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं। लेकिन भारत का सपना सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं था, उसने आसमान की तरफ भी देखना शुरू करा। कभी साइकिल्स और बुलोक कार्ट पर रॉकेट कंपोनेंट ले जाने वाली ये जनरेशन आज दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड स्पेस एजेंसीज में से एक है। मार्स ऑर्बिटर मिशन ने दुनिया को हैरान कर दिया और इंडिया पहला एशियन नेशन बना जो पहले ही ट्राई में मार्स ऑर्बिट तक जा पहुंचा। और फिर आया चंद्रयान। जब पूरी दुनिया इंडिया को देख रही थी तब इंडिया ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके हिस्ट्री लिख दी। लेकिन स्पेस मिशंस और यंग पॉपुलेशन के बावजूद एक ऐसा सच भी है जो इंडिया को सुपर पावर बनने के सपने से रोक रहा है, और वो सच सुनना सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, इनइक्वालिटीज ये इंडिया को उसके सपने से दूर कर देंगे? हर सुपर पावर की कहानी में अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन हर सुपर पावर को अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी लड़ना पड़ता है। और इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा देश नहीं, उसके खुद के चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट। हर साल लाखों यंग टैलेंट जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या अपॉर्चुनिटीज भी उतनी स्पीड से क्रिएट हो रही हैं? दूसरा चैलेंज है एजुकेशन क्वालिटी। डिग्री मिल जाना और एम्प्लॉयबल स्किल होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हेल्थ केयर भी एक ऐसी रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक सुपर पावर सिर्फ तब बनता है जब उसके सिटीजन्स प्रोडक्टिव और हेल्दी हो। और फिर आता है पोल्यूशन। कई इंडियन सिटीज दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में नजर आती हैं। ये सिर्फ एनवायरमेंट इशू नहीं, इकोनॉमिक इशू भी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक क्रूशियल पार्ट है। रोड्स, लॉजिस्टिक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, अर्बन प्लानिंग, ये सब इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। लेकिन शायद सबसे अनकंफर्टेबल टॉपिक है इनकम इनइक्वालिटीज। एक तरफ लग्जरी लाइफस्टाइल्स और दूसरी तरफ लोग बेसिक अपॉर्चुनिटीज के लिए लड़ते हुए। ये गैप जितना बड़ा होता है उतनी ही सोशल टेंशन्स बढ़ने लगती हैं। और फिर आता है ब्रेन ड्रेन। अब टैलेंटेड माइंड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए देश छोड़ देते हैं। तो क्या इसका मतलब इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं। और अब वक्त आ गया एक अनकंफर्टेबल कंपैरिजन का। आखिर इंडिया, चाइना और अमेरिका में असली फर्क क्या है और इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए कितना सफर और तय करना होगा? सबसे पहले एक सवाल, सुपर पावर होता क्या है? क्या सिर्फ सबसे ज्यादा पैसा होना ही सुपर पावर होना है, या फिर मिलिट्री, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी उतने ही जरूरी हैं? अमेरिका ने इनोवेशन, मिलिट्री पावर और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करके दुनिया को शॉक किया। और अब दुनिया पूछ रही है कि क्या इंडिया तीसरा मॉडल बन सकता है? इंडिया की स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी, यंग पॉपुलेशन और डिजिटल इनोवेशन, लेकिन वीकनेस भी उतनी ही रियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, एजुकेशन क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट प्रेशर। सच ये है, इंडिया को अमेरिका बनने की जरूरत नहीं है, चाइना बनने की भी जरूरत नहीं है। इंडिया को सिर्फ इंडिया बनना है, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन। अब इमेजिन करो दो फ्यूचर्स। पहला फ्यूचर जहां इंडिया एजुकेशन, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करता है, जहां हर बच्चे को अपने पोटेंशियल तक पहुंचने का मौका मिलता है। और दूसरा फ्यूचर जहां अपॉर्चुनिटीज कम पड़ जाती, चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं और पोटेंशियल सिर्फ पोटेंशियल बनकर रह जाता है। इन दोनों फ्यूचर में फर्क सिर्फ पॉलिसीज का नहीं है, फर्क लीडरशिप का भी नहीं है, फर्क हम सबका है। 1947 में हमने आजादी जीती, 1991 में हमने डायरेक्शन बदल दी और शायद 2047 तक हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि डेवलपमेंट का एक नया मॉडल भी पॉसिबल है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है कि नहीं, सवाल ये है क्या हम उस भारत को बनाने के लिए तैयार हैं जिसका सपना हम खुद देखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 2047 तक ग्लोबल पावर बनेगा? क्या इंडिया 2047 तक सुपर पावर बन जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना नहीं भूलना।